students, welcome back to my channel New EduPoint. Today we are going to continue chapter 2 of class 9th Acids, Bases and Salts. This is the part 2. I hope you all have seen part 1 of this chapter. If you haven't seen that, I have provided the link below in the description. Go and watch it. So let's begin our class. So in the previous video, we have discussed some physical and chemical properties of acids and bases. So now let's talk about what happens when acids or bases added to water solution. When acids added to water solution, it produces H plus ions in the presence of water. जब एसिड्स को वाटर में ऐड किया जाता है तो ये वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे नीचे कुछ रिएक्शन दी गई है, आप देखिए। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बनते हैं। ठीक है बच्चों। H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन जो बनता है बेटा, H प्लस आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इट एग्जिस्ट एज H प्लस और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। H प्लस आयन जो होता है बेटा वो एलोन एग्जिस्ट नहीं करता, या तो वो H प्लस एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो X प्लस रिलीज होता है वो H2O के साथ ऐड होकर H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह बेटा जब बेसिस प्रोवाइड्स OH माइनस आयन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब बेसिस को H2O में ऐड किया जाता है तो क्या होता है, वो वाटर में ऐड होकर OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में जब ऐड किया जाता है तो Na प्लस जो कि एक्वस फॉर्म में बनता है प्लस OH नेगेटिव जो कि एक्वस फॉर्म में बनता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह KOH को वाटर में ऐड करने पर K प्लस आयन्स प्लस OH माइनस आयन रिलीज होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेसिस वाटर में ऐड करने पर OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं और एसिड्स वाटर में ऐड करने पर H प्लस आयन्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके बच्चों। अब बात करते हैं बेटा एल्कलाइज। एल्कलाइज क्या होते हैं? ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ठीक है। सभी जो जितने भी बेसिस जो होते हैं बेटा वो सभी वाटर में डिजोल्व नहीं होते। एन एल्कलाई इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। कॉमन एल्कलाइज आर, एल्कलाई उसे कहते हैं बच्चों जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है। मतलब जो बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वो बेसिस क्या कहलाते हैं? एल्कलाई। और कॉमन एल्कलाइज कुछ नीचे दिए गए हैं, जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ कॉमन एल्कलाइज के नेम्स हैं। आप सभी इन्हें लिख लेंगे अपनी कॉपी में। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है बेटा, ऑल एल्कलाइज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाइज। तो जितने भी एल्कलाइज होते हैं वो सभी बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस एल्कलाइज नहीं होते क्योंकि सारे बेसिस वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ओके बच्चों। अब नीचे कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग एसिड और बेसिस विद वाटर। जब भी हम किसी एसिड और बेसिस को वाटर में ऐड करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशन ध्यान में रखने चाहिए, जैसे कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग एज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हम किसी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो उसे हमें किसी ग्लास रोड से कंटिन्यूसली स्टर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है बेटा,
When an acid or a base is mixed with water, they become dilute. This results in the decrease in the concentration of H3O plus or OH negative per unit volume in acids and bases respectively. जब भी किसी एसिड और बेसिस को वाटर में ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वे क्या हो जाते हैं बेटा, डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन मीन्स अगर वो एसिड है तो उसका जो हाइड्रोनियम आयन है वो कम हो जाता है, या अगर बेसिस है तो उसका जो OH नेगेटिव आयन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि वाटर में ऐड करने पर उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब नेक्स्ट है बच्चों, हम किसी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स and bases depends on the number of H plus ions and OH negative ions produced respectively। किसी भी एसिड्स और बेसिस की जो स्ट्रेंथ होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अगर एसिड है तो कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर बेस है तो कितने OH माइनस आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। With the help of an universal indicator we can find out the strength of an acid और बेस। दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड pH स्केल। ठीक है बच्चों, तो किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं। इस इंडिकेटर को कहते हैं pH स्केल। pH क्या होता है, pH जो है इसमें P का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, और पोटेंस का मतलब, पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। दिस स्केल मेजर फ्रॉम 0 to 14। जो ये स्केल होता है उसमें जो रेंज होती है बच्चों, उसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, और जो इसका मिडिल पॉइंट होता है यानी 7, अगर किसी सब्सटेंस का जो रेंज है 7 पे आती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है ना बेस है। और अगर किसी का pH जो है 7 से कम आता है, जितना ज़्यादा 7 से कम आएगा वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा 7 से ज़्यादा आएगा वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा एल्कलाइन होगा या बेसिस होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक नीचे टेबल दी गई है बच्चों, तो इसमें क्या क्या कुछ नाम पॉइंट लिखे हैं, जैसे pH वैल्यू, कलर ऑफ द pH पेपर, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो सपोज करो किसी की pH वैल्यू 0 है, तो जो ये pH पेपर होता है बेटा, ये पेपर, उस पेपर में डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या कोई चीज़ कितनी बेसिस एल्कलाइन है। ठीक है, तो अगर किसी का pH 0 है तो उसका जो pH पेपर पे कलर पॉइंट आएगा वो डार्क रेड पे आएगा, और उसका मतलब ये है कि वो हाईली एसिडिक है। ओके बच्चों, और उसका H प्लस आयन कंसनट्रेशन वेरी हाई में आएगा और OH नेगेटिव आयन कंसनट्रेशन वेरी लो में आएगा। सपोज करो किसी pH की वैल्यू 7 है तो उसका जो pH पेपर कलर इंडिकेटर आएगा वो ग्रीन पे आएगा, और उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, और H प्लस आयन उसमें इक्वल होंगे और OH आयन भी इक्वल होगी। सपोज करो किसी की pH वैल्यू 14 है तो उसका जो कलर पेपर पे pH पेपर पे कलर इंडिकेटर आएगा डार्क ब्लू और वायलेट आएगा, तो उसका जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा हाईली बेसिक होगा, H प्लस आयन जो होगा कंसंट्रेशन वेरी लो होगा, OH आयन कंसंट्रेशन वेरी हाई होगा। ओके बच्चों, तो ये आप सब बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसी तरह नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स गिव राइज टू मोर H प्लस आयन्स। जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा उसमें से H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बच्चों। वीक एसिड्स गिव राइज टू लेस H प्लस आयन्स। जो वीक एसिड्स होते हैं वो बहुत कम H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये जो नेचुरल एसिड्स होते हैं
वो वीक एसिड्स में आते हैं और ये बहुत लेस H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह बच्चों जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वे बहुत ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं। वीक एसिड जो होते हैं वो बहुत कम OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल्स जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं, कौन से एसिड वीक एसिड्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोर अबाउट साल्ट्स। साल्ट्स के बारे में और पढ़ते हैं बेटा। साल्ट्स एंड देयर डेरिवेशन। तो यहाँ पे कुछ साल्ट्स के नाम दे रखे हैं, उनके फॉर्मूला दे रखे हैं और वे कैसे ड्राइव्ड होते हैं, मतलब किन किन के रिएक्शन पे वे बनते हैं। तो सपोज करो पोटेशियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4। तो ये बनता कैसे है बच्चों? ये बनता है आपका KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो पोटेशियम सल्फेट बनता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, आप सभी को पता होनी चाहिए। सोडियम सल्फेट जो होता है कैसे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 के रिएक्शन पर ये बनता है। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, जिसको सोल्ट भी कहते हैं, NaOH प्लस HCl, इनके रिएक्शन से ये बनता है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NH4OH। NH4Cl जो बनता है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन पे बनता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नीचे नोट करने वाली बात है बेटा, NaCl एंड Na2SO4 यानी सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट एज दे हैव द सेम रेडिकल्स। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है बच्चों, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं क्योंकि इनमें जो रेडिकल है वो सेम है। ठीक है, सोडियम सोडियम। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसमें जो रेडिकल है वो सेम है क्योंकि दोनों ही बेस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। इसी तरह सिमिलरली NaCl प्लस KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में pH की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। pH लेवल ऑफ आवर बॉडी रेगुलेट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। In case of indigestion, our stomach produce acid in a very large quantity because of which we feel pain and irritation in our stomach. To get relief from this pain, antacids are used. These antacids neutralize the excess acid and we get relief. आपने देखा होगा बेटा कभी कभी हमें इंडाइजेशन हो जाता है और हमारे स्टोमक से बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे वजह से हमारी चेस्ट में या स्टोमक में पेन होता है और हमें इरिटेशन होती है। तो उससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटासिड ले लेते हैं। और एंटासिड क्या करते हैं, एक बेस का काम करते हैं, जिससे जो हमारी बॉडी में जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमें रिलीफ मिल जाती है। इसी तरह बच्चों आगे है pH ऑफ एसिड रेन। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. When the acidic rain flows into the river, these also get acidic, which causes a threat to the survival of aquatic life. जब जो रेन वाटर होता है उसका जो pH होता है वो 5.6 से कम हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो एक एसिड रेन है। और जब ये एसिड रेन फ्लो होकर रिवर में पहुंच जाती है तो रिवर भी एसिडिक हो जाती है और जो रिवर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ को एक तरह से थ्रेट पैदा हो जाती है। ओके बच्चों, तो pH लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो हमारी बॉडी में हो, रेन वाटर में हो और अदर सब्सटेंसेस में हो। pH ऑफ सोइल। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH फॉर
their healthy growth. If pH of soil of any particular place is less or more than normal, then the farmer adds suitable fertilizer to it. तो बेटा जो फार्मर्स होते हैं उनको अपने क्रॉप्स को हेल्दी ग्रोथ करने के लिए जो सोइल होती है उसका पीएच देखना पड़ता है, तभी वो जो क्रॉप होगी हेल्दी हेल्दी ग्रोथ होगी उसकी। तो अगर जो उसका पीएच होगा कम या ज़्यादा होगा तो फार्मर क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो उसके लिए सूटेबल फर्टिलाइज़र होते हैं उसको ऐड किया जाता है, जिससे सोइल का जो पीएच होता है बैलेंस हो जाए। ठीक है बच्चों। आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन द रेंज ऑफ 7.0 to 7.8 लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो हमारी बॉडी का जो पीएच की रेंज होती है वो बिटवीन होती है 7 से लेकर 7.8 तक। ठीक है, तो इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, डिजीज़ भी हो सकती है। टूथ डिके एंड पीएच। आपने देखा होगा कभी कभी जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत में दर्द होता है, वो क्यों होता है? वो पीएच की वजह से ही होता है बच्चों। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ। कभी कभी हमारे माउथ में जो क्या होता है, हम खाना खाते हैं तो वो फूड जो होता है हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और वो वहीं पर रहता है। तो इससे क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं बेटा। बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं और वो उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करके डिग्रेड करना स्टार्ट करते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ जनरली बेसिक कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो जो टूथपेस्ट होता है बेटा उसमें क्या होता है, वो एक्चुअल में बेसिक होता है नेचर में, और वो जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में टीथ में से, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे टीथ जो है हेल्दी रहते हैं। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों आगे है बी स्टिंग और नीटल स्टिंग कंटेन्स मेथेनोइक एसिड विच causes pain and irritation. When we use a weak base like baking soda on it, we get relief. कभी कभी आपने देखा होगा कि हमें कभी ततैयाँ मधुमक्खी काट लेती हैं, तो वे उनके काटने से हमें बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में एसिड को रिलीज़ कर देती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होती है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम अपने घर में ही जो बेकिंग सोडा होता है, जो कि एक बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है, उसको थोड़ा सा मल लेते हैं और हमें रिलीफ मिल जाती है। तो आप सभी ने बच्चों ने देखा होगा कि पीएच हमारी डेली लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी ने इन सबको बीच बीच में वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा और आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।